हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। तो अपने जो सिलेबस स्टार्ट किया था क्लास 10th का मैथ का, उसका आज मैं थर्ड यूनिट शुरू करने वाला हूँ। इससे पहले दो यूनिटें अपनी हो चुकी है, एक वैदिक मैथ को लेकर और दूसरी आपकी नंबर सिस्टम को लेकर, जिसमें अपने रियल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अब जो थर्ड यूनिट आपकी वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित क्या होता है, सबसे पहले अपने इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अलजेब्रा के अंदर आपके तीन चैप्टर आएंगे। एक चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, दूसरा चैप्टर जिसका नाम है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसमें ग्राफ वगैरह आएंगे, और थर्ड चैप्टर आपका है समांतर श्रेणी। ठीक है, टोटल मिला के ये जो पार्ट है ये 12 नंबर का पार्ट है। आज उसके अपने पहले चैप्टर यानी कि बहुपद के बारे में यहाँ इस वीडियो के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि टोटल 3 नंबर का जो आपका काम है वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा लेंथी हुआ तो फिर इसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सारा का सारा कंप्लीट करवाऊँ। अब है क्या अब इसके अंदर, तो जो बीजीय व्यंजक है सबसे पहले उसके बारे में जान लें कि अलजेब्रा के अंदर जो बीजगणित है, बीजगणित उसको कहते हैं जिसमें बीजीय व्यंजक पाए जाते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसके अंदर चर और अचर दोनों प्रकार की राशियां अपने को देखने को मिलती है। कौन सी भाई? चर और अचर। अब चर राशि कौन सी होती है और अचर राशि कौन सी होती है, वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया है इसको सारा का सारा। जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर किया था वैदिक वाला या रियल नंबर वाला किया था, उसके अंदर अपने जिक्र किया था चर और अचर का, तो उसके अंदर मैंने आपको सब बताया था। लेकिन अब अगर तो किसी को नहीं पता है, कोई सीधा ही इस थर्ड चैप्टर को देख रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि चर और अचर क्या होता है। तो चर और अचर राशियों के अंदर जो जोड़ घटाव गुणा भाग गणितीय संक्रिया कैसे भी हो उसको अपने बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो देख लेते हैं भी चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर होता है, चर वो होता है जिसका मान नियत नहीं रहता, यानी कि एक मान उसका अपने डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई यही इसका मान रहने वाला है। वो कभी नियत एक एक मान नहीं जिसका है। जैसे मान लो एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्स का मान एक है, क्योंकि हो सकता है एक्स के बहुत सारे मान हो सकते हैं, वाई के भी बहुत सारे मान हो सकते हैं, जेड के बहुत सारे मान हो सकते हैं। तो इसको अपने नियत यानी कि एक फिक्स नहीं कर सकते इसकी वैल्यू, तो वो होता है चर। और अचर होता है जिसका मान नियत हो, जिसका मान नियत हो, यानी कि जो अपने को पता है कि ये फिक्स है। जैसे मान लो 2 - 5 1/2, तो पता है कि ये सारे क्या फिक्स वैल्यू है, तो इनको अपने बोलते हैं अचर। तो अचर और चर का आपको पता लग गया होगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूँ व्रत की परिधि का, तो व्रत की परिधि का आपको फॉर्मूला सबको पता है। अगर नहीं भी पता तो अपने जो आगे चैप्टर आएंगे 15वां और 16वां, उसके अंदर अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्रत की जो परिधि है उसको अपने दर्शाते हैं जी 2πr से। किससे दर्शाते हैं? 2πr से। तो 2πr में अगर आप देखो देखो, दो जो है वो फिक्स वैल्यू है। अच्छा, पाई का मान भी फिक्स वैल्यू, क्यों? पाई का मान कितना होता है? 22/7, या इसको आप लिखते हो 3.14। तो इसमें 2π जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, यानी इसका मान कहीं चेंज नहीं होने वाला, तो इसको अपने बोलेंगे अचर। लेकिन आर की वैल्यू, आर क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो आर अपना क्या है यहाँ पे? अचर। तो इन दोनों को मिला के जो अपने फॉर्मूला बनाया है, कौन सा? व्रत की परिधि का 2πr का जो फार्मूला आपने बनाया है, ये सारा फार्मूला क्या हो गया जी? एक बीजीय व्यंजक। तो अब बीजीय व्यंजक के अंदर जो अपना नेक्स्ट जो अपने चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद का मतलब क्या है कि कोई भी चर राशि है, ठीक है, बीजीय व्यंजक आपने पढ़ा, उसमें चर और अचर दो प्रकार की राशि हैं। तो चर राशि के अंदर ऐसी चर राशि जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण का मतलब पूरी संख्या हो। पूर्ण संख्या वैसे भी आपको पता है कहाँ से शुरू होती है भाई? जीरो से। तो 0 1 2 3, ये अपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है सारा। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं पता तो नंबर सिस्टम का जो वीडियो अपने डाला हुआ है, तो उसके अंदर आप जाके इस पूरे के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर आपको अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करवाया है। तो 0 1 2 3 4 की अगर मैं बात करूं तो ये पूर्ण संख्या है, यानी कि चर राशि की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? जैसे ऊपर वाले देखो आप, इसमें चर राशि कौन है भाई? दो तो चर राशि नहीं है। कौन है चर राशि? एक्स है। तो एक्स की घात कितनी है? जीरो। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ पे एक्स की घात कितनी है? दो, तो दो भी क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ एक्स की घात कितनी है? तीन, तो ये भी क्या है?
पूर्ण संख्या। कहने का मतलब जहाँ पे चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या आए तो वो होता है जी बहुपद, और जहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या ना आए वो बहुपद कभी नहीं होगा। जैसे मान लो एक्स की घात 3/2, तो ये भाई बहुपद नहीं है। एक्स की घात 1/2, तो पूर्ण संख्या थोड़ी 1/2 है ना। पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 होती है, आधा थोड़ी होता है, तो ये भी बहुपद नहीं है। एक्स की घात √2, ये भी बहुपद नहीं है। तो पता लग गया होगा बहुपद क्या होता है। ठीक है, जिसमें चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा, बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। तो बहुपद के अपने 3 प्रकारों को पढ़ेंगे। पहला प्रकार है जी रेखिक। रेखिक का मतलब क्या है, जिसके अंदर बहुपद जो आपकी चर राशि है उसकी घात कितनी होनी चाहिए जी, 1 होनी चाहिए। जैसे मान लो ये लिख दिया आपने ax+b, तो यहाँ पे x कितने बार, अभी एक ही बार है, x की घात कितनी है, 1 है। तो ये x की घात अगर 1 है, क्योंकि a और b दोनों क्या अभी अचर पार्ट है। कैसे, जैसे अपने ऊपर एग्जाम्पल पढ़े है ना अचर पार्ट के। देखो मैं आपको थोड़ा दिखा दूं ऊपर वाला, यहाँ देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि x, ये देखो, इसको अगर मैं लिखूं ax+b के इक्वल, किसके इक्वल भाई, ax+b के इक्वल, तो ये है जी 2x+5, यानी a का मान 2 और b का मान 5, x अपनी जगह पर सेम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो a और b दोनों हैं इनकी वैल्यू क्या है भाई, इनकी वैल्यू अचर है। तो अब अपने दोबारा वहां चलते हैं, देखो ध्यान से, ये देखो, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू तो अचर हो गई, तो चर राशि कौन है भाई, एक्स है, तो एक्स की घात कितनी है, 1, तो ये क्या हो गया, रेखिक। यानी कि एक घात वाले को अपने बोलेंगे रेखिक बहुपद। अब द्विघाती, अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्वि मतलब दो, जिसकी सबसे बड़ी बात कितनी हो भाई, 2 हो। तो सबसे बड़ी घात 2 वाले, जैसे मान लो ये समीकरण है, तो इस रूप का मानक समीकरण आपको मिलेगा जिसकी घात 2 हो। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसके, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x² + 4x + 3। तो यहाँ x की बड़ी घात कितनी है, देखो यहाँ पे x की घात कितनी है, 1, यहाँ पे x की घात कितनी है भाई, 2, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है। समझे बात। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करूं त्रिघात की, यानी कि जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 3 हो, जैसे यहाँ लिखा है मैंने घात x की 3, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 1, तो बड़ी घात कितनी है भाई, 3, x की घात 3 है। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। देखो मैंने यहाँ भी इसको मेंशन किया है और यहाँ भी इसको मेंशन किया है। ऐसा क्यों होगा कि मान लो कि आपने a की जगह पर यहाँ पे 0 लिख दिया, तो 0 की गुणा x² से करें तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो फिर ये द्विघात कैसे रहेगा भाई, क्योंकि x की घात तो 0 होगी, पीछे कौन बचेगा, x बचेगा। समझी बात। ऐसे त्रिघात में देखें तो यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और रेखिक में देखें तो यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो a की वैल्यू मैं लिख दी ≠0। समझे बात। अच्छा, कोई एग्जांपल आपको इस तरीके से दे दे, जैसे मैं बात करूं कि x की घात 3 + x की घात 3/2 + 2x की घात 2। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि बताइए भाई ये किस प्रकार का बहुपद है। तो देखना, ध्यान से देखना, पहली कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है कि x, जितनी भी चर राशियां आपको दी है उनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे x की घात पूर्ण संख्याएं है, तो 3 तो भाई पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद ही नहीं है। कहीं ऐसा मत करना कि इसकी बड़ी घात 3 है तो इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद है, तो ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चेक करना कि घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद ही नहीं है। हाँ, मान लो कि अगर ये स्टेप ना होता तो ये कौन सा बहुपद होता, बड़ी घात देखनी थी कौन सी, 3, यानी कौन सा बहुपद होता, त्रिघात बहुपद। तो समझ में आ गया होगा बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अपने आगे चलते हैं। अब तक चैप्टर नहीं अपने शुरू किया, मैं आपको बिल्कुल बेस से लेकर चल रहा हूँ ताकि कहीं पे दिक्कत ना आए आपको। बहुपद के शून्य को देखो भाई ध्यान से। नेक्स्ट अपना टॉपिक बहुपद के शून्यक। मैं आपको वो सब बातें बताने वाला हूँ जो चैप्टर के अंदर, सवाल के अंदर, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट के अंदर अपने आएगी, उनके नाम आने वाले हैं। तब आपको क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत महसूस ना हो, आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आए, इसलिए मैंने इस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैं इसको पूरा बेस से उठाकर आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब अपने क्लास का सीधा चैप्टर करते हैं तो आपको कुछ बातें होती है, आप रटने की कोशिश करते हैं। और मैंने पहले ही बोला कि मेरा इस चैनल को बनाने का जो उद्देश्य है या इस चैनल को चलाने का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि बच्चे रट्टा मारकर सीखें, बच्चे कुछ समझ के कुछ सीखें तो अच्छा रहेगा। वो उनके साथ ताउम्र पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। आप किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारोगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको, जैसे मैंने पहला और दूसरा चैप्टर करवा दिया है,
वहां पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप तुरंत मेरे को नीचे कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, या मेरा पर्सनल नंबर है उसके ऊपर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा पूरा सोल्यूशन किया जाएगा वहां पे। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस चीज को बिना समझे ही रट्टा मारकर आगे बढ़ जाएं, तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से उस चीज को समझें, ताकि ये इसके अंदर आपका पूरा पूरा फायदा है। तो मैं बात करता हूँ बहुपद के शून्य की। अब शून्य क्या होता है, देखो शून्य का मतलब क्या है भाई, कि अगर किसी भी बहुपद के एफ एक्स, मान लो कि एफ एक्स एक बहुपद है, मैं मान के चलता हूँ कि कोई बहुपद है, मैंने आपको बता दिया कैसे होते हैं। तो मैंने मान लिया कि एफ एक्स एक बहुपद है, उसके अंदर अगर एक्स का मान, अगर आपने x का मान रखा और उसका सारा का सारा मान कितना हो गया भाई, 0, तो x के जो जो मान पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वो सारे बहुपद क्या कहलाते हैं, शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है कि x का कोई ऐसा मान आपने बहुपद में रखा कि बहुपद का मान सारा का सारा 0 हो गया, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, उस मान को अपने क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक। तो देखो चेक कर लेते हैं एक आधे एग्जाम्पल से। तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना। जैसे दिया है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8, तो एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8 में क्या हो रहा है भाई कि x का मान अगर -2 और 4 रख कर देखें अपने, देखो पहले अपने -2 रखा, तो जहां x है वहां रख दो -2, तो मैंने x का मान यहाँ -2, फिर x यहाँ था तो यहाँ -2, ठीक है। तो -2 की स्क्वायर -2 इंटू -2 -8, देखो -2 की स्क्वायर कितनी हुई भाई, 4, 2 और 2 की गुणा 4, और माइनस की गुणा क्या हो गई, प्लस, आगे क्या आ गया माइनस का 8, तो 4 प्लस के और एक साथ में 4 और प्लस के, तो 4 4 कितने हुए 8, और 8 में से 8 का कितना बचा भाई, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान जब -2 रखा तो इस सारे बहुपद का मान क्या हो गया भाई, 0 हो गया, यानी कि जो x बराबर -2 क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अब देखो x बराबर 4, अब x बराबर 4 रखा मैंने, अब x की वैल्यू यहाँ पे 4 फुट की, तो 4 की स्क्वायर -2 इंटू 4 -8, देखो वापिस अपने वही काम किया, तो 4 चौकी 16, -4 दूनी 8 और -8, तो 16 में 16 कितने बचे भाई, 0, यानी कि x बराबर 4 मान रखा तो बहुपद का मान कितना आया, 0, यानी कि x बराबर 4 भी क्या एक बहुपद का शून्यक है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो इस बहुपद के शून्यक है। अब ध्यान से देखो, एक चीज मैं आपको नोट करवा दूं, ये अपने ध्यान में रखना, जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी काम आएगी, कि बहुपद में जो शून्य की जो संख्याएं होती है कि कितने शून्य आएंगे इसके, है ना। ऐसे तो कितने हर मान थोड़ी रख के देखोगे आप भी कितने शून्य आने वाले हैं ना, 10 आने वाले हैं कि 20 आने वाले हैं, क्या पता लगेगा। तो क्या करना है, बहुपद में शून्य की संख्या उतनी होती है जितनी बहुपद की उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात जितनी होगी उतने ही बहुपद के शून्य आएंगे। जैसे मान लो अपने ऊपर वाला एग्जाम्पल किया, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था भाई कि x की घात सबसे बड़ी कितनी थी, 2, तो इसके शून्य भी कितने आए, 2। अब इन 2 के अलावा कोई भी मान रख के देख लो आप, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब जितनी सबसे बड़ी घात है उसके शून्य उतने ही आएंगे। ठीक है, तो अब द्विघात बहुपद की मैं बात करूं तो द्विघात का मतलब क्या है, सबसे बड़ी घात कितनी होगी भाई, 2 होगी। अगर द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 है, यानी शून्य भी कितने होंगे इसके, 2 होंगे। तो लो जी, अपने इस बात को समझ में आ गया होगा कि शून्य किसे कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द्विघात बहुपद, अब यहां से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है द्विघात बहुपद से। वैसे तो त्रिघात बहुपद का भी जिक्र आएगा, लेकिन त्रिघात बहुपद जो है वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ एग्जाम्पल हुए तो मैं जो अपना समस्यात्मक जो मैं डाउट वाला वीडियो डालूंगा उसके अंदर मैं आपको जरूर 2-3 क्वेश्चन उसके ऐड करूंगा त्रिघात वाले के। ठीक है, तो अब देखिए आप द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है, मानक रूप का मतलब क्या, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई जहाँ के अंदर आप अगर ए और बी और सी का मान बदलते रहें तो जितने बहुपद आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, द्विघात बहुपद आएंगे। यानी कि इसको अपने एक मानक रूप दे दिया हर एक द्विघात बहुपद समीकरण का। ठीक है, तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, यहाँ क्या दिया, ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों भाई इक्वल 0 के क्यों नहीं होगा ए, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो अधिकतम घात कितनी है भाई इसकी, x की 2, इसका मतलब क्या, इसके शून्य कितने आएंगे, 2। तो मान लो मैंने x का एक उत्तर मान लिया अल्फा और एक उत्तर मान लिया मैंने बीटा। जैसे मान लो वहां -2 और 4 आए थे, तो यहाँ मैंने एक उत्तर मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा। और रट्टा नहीं है भाई साहब, आप ए भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, डी भी मान सकते हो, कुछ भी मानो, लेकिन एक्स के अपने 2 उत्तर यहाँ पे मान के चलते हैं, क्योंकि अपने को पता थोड़ी ना भी कितने आएंगे। ठीक है, तो उत्तर पता अपने को 2 आएंगे, लेकिन कौन कौन से आएंगे ये अपने को पता नहीं है, तो अपने मान लिया अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या आगे भाई, बहुपद के शून्यक। तो ये ए बी और सी ये क्या है, ये होते हैं बहुपद के गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, जो रकम गुणा में हो। किसके गुणा में भाई, ये चर राशियों के गुणा के अंदर है। कौन, ए बी सी, जैसे ए एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है,
बी एक्स के साथ में गुणा में है ना, तो इनको अपने बोलते हैं गुणाक। गुणाक यानी कि अचर राशियां जो चर के साथ में गुणा में है, ठीक है। तो ये हो गया जी ए बी सी, तो आगे गुणाक और अल्फा बीटा आगे शून्य। अब ढूंढते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो अपने पता करते हैं आगे। ये भी अपने उस क्वेश्चन का जो अहम हिस्सा है, तो देख लेते हैं भाई। जैसे मान लो इन दोनों का एक फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। यानी कि अगर अल्फा प्लस दो शून्य को अगर जोड़ करोगे तो वो हमेशा बराबर होगा माइनस बी बटा ए के। बी कौन था भाई, एक्स के गुणा में, और ए कौन था, एक्स स्क्वायर के गुणा में। ऐसे अगर अल्फा बीटा दोनों की गुणा करोगे तो हमेशा बराबर आएगा सी कौन अचर पद और ए कौन था भी एक्स स्क्वायर के गुणा के। तो ये हमेशा बराबर होते हैं। अब ये कैसे आए, क्यों आए, इसकी डिटेल के ऊपर अपने एक बार नहीं जाएंगे। इसका कारण ये है, ये मत सोचना कि सर बोल रहे हैं कि हम रट्टा नहीं भरवाएंगे और ये हमको सीधा बता रहे हैं। तो भाई आपके लिए जितना जरूरी है मैं उस चीज को लेकर चल रहा हूँ। ये फार्मूला अल्फा बीटा क्या होता है, एबीसी क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रहता तो फिर आप अगर कोई भी डाउट किसी को लगे तो मेरे को कमेंट में कर सकता है। मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो खिचड़ी बनेगी वो सारी की सारी आपको जरूर परोसूंगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि इतना बड़ा दलिया बनाने की जरूरत नहीं। जितनी जरूरत वाली चीज आपको डीपली बतानी है उतनी मैं सारी की सारी आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं जी, अपने एग्जाम्पल शुरू करते हैं। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जहां से अपने चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो मैंने देखो यहाँ पे एक द्विघात बहुपद ली है। अब आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि कैसे करना अपने को। देखो जैसे लिया 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है भाई, 2, b की वैल्यू कितनी है -7, c की वैल्यू कितनी है 3। कैसे आई, आपको इस समीकरण से तुलना करनी थी। किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ x के गुणा कौन है भाई, a, और यहाँ पे x के गुणा कौन है 2, तो a का मान कितना आया 2। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू कितनी है, x से गुणा कितना है भाई -7, तो b का मान 7 -7 आ गया। c लास्ट वाला अचर कितना आ गया 3। अब करना क्या आपको, देखो सवाल के अंदर ध्यान से समझते जाना, कहीं पे भी कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। आपने करना क्या, अभी जो पहला अक्षर है उसको सेम टू सेम नीचे उतार लो और थोड़ा सा टेढ़ा यानी कि थोड़ा साइड करके, ताकि बीच में 2 अक्षर आ सके, इतनी जगह छोड़ के आप लास्ट वाला अक्षर भी वैसे का वैसे उतार लो। जैसे यहाँ पे 2x² और यहाँ पे 3। अब जो बीच वाला पार्ट आपका है जैसे -7x, इसके आपने करने हैं जी टुकड़े। इसको आपने 2 हिस्सों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, देखो आपने क्या करना है, हर बार पहले और लास्ट वाले का गुणा करना है। जैसे 3 और 2x² गुणा किया, कितना आया भाई 6x²। क्या आया 6x²। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने 3 और 2 का गुणा किया तो आपके पास आया 6। अब 6 को ऐसे तोड़ना है कि भाई 7 बन जाए। तो कैसे बनेगा, अब 6 के टुकड़े करके देखो आप, क्या बनेंगे, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 3 और 2 कितने होंगे भाई 5। तो ये तो 7 नहीं बन रहे। अच्छा और कौन सा हो सकता है, 6 एकम 6 है ना, लेकिन 6 और एकम 6 करेंगे तो 6 और 1 कितने बन जाएंगे 7। हाँ ये बन रही है, ठीक है। तो अपने एक टुकड़ा ले लिया 6 और एक ले लिया 1, तो 6x और एक हो गया 1x। क्योंकि 6x² गुणा होनी थी अपनी, तो यहाँ x कितने आए थे 2, तो 1x लगा दिया 6 के साथ में, 1x लगा दिया 1 के साथ में। और 1 की जब यूं गुणा करोगे x के साथ में तो कितना आएगा, x से कम कितना आएगा x। तो इसको मैं सीधा x ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आ गया 6x और x। अब देखो ये निशान माइनस के आएंगे प्लस के आएंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ 7 किसका है भाई, माइनस का, यानी बड़ा अक्षर किसका है, किसका रखना अपने को, माइनस का। क्योंकि यहाँ पे 7 किसके आ रहे हैं, माइनस के। अगर बीच वाला अक्षर माइनस का है तो आपको बड़ा अक्षर पहले माइनस में करना है। तो अब यहाँ पे बड़ा अक्षर कौन था 6, तो मैंने 6 को लिख लिया माइनस में, तो यहाँ आ गया माइनस का 6x। अब x का निशान क्या रखूं, देखो अगर मान लो मैं x को प्लस का रख दूं, x को प्लस का रख दूं, तो यहाँ माइनस का 6 और प्लस का x यानी कि प्लस का 1, तो यानी कि -4 प्लस का कितना आएगा माइनस का 5। लेकिन बीच में तो -5 नहीं है, बीच में कौन है -7 है। तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने माइनस में रखा तो -6 और -1 कितने हो गए -7। हाँ जी अब सही है, यानी कि दोनों निशान किसके आएंगे, माइनस के। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ये चीज़ आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि भाई कैसे करना है। पता लग गया ना। मैं एक बार थोड़ा और बता दूं आपको कि आपने क्या करना है, पहले अक्षर को सेम टू सेम, लास्ट वाले को सेम टू सेम, बीच वाले टुकड़े करो। कैसे करो, पहले और लास्ट की गुणा करो। जो भी आंसर आएगा उसके ऐसे गुणखंड करो कि भाई बीच वाली संख्या आ जाए जोड़ने या घटाने पर, ठीक है। जैसे 6 कम 6 किया तो 6 और 1 7 और ये बीच वाली संख्या आ गई। ऐसा करने के बाद में आपने पहले 2 अक्षरों में कॉमन लेना है,
और लास्ट दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन यानी कि जो पार्ट दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई ध्यान से कि 2 है, 2 इसमें भी है और 2 6 के अंदर भी है। 6 के अंदर का मतलब क्या हुआ कि आप जब 2 का भाग दोगे 6 में तो भाई चला जाएगा पूरा पूरा, इसका मतलब 2 कहीं ना कहीं हिस्सा है 6 का, ठीक है। तो 2 को अपने निकाल लिया बाहर, ठीक है। ऐसे x देखो एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे भी x है और यहाँ भी क्या है, एक x है, लेकिन यहाँ पे 2 थे और यहाँ पर कितना है, 1, यानी कि एक x तो दोनों में कॉमन है, तो अपने एक x को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो अपने पास कॉमन पार्ट आ गया 2x। अब ब्रैकेट में क्या बचा, देखो अपने पास बचा क्या, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में से 2x अपने बाहर निकाल लिए, यानी 2 सारा बाहर आ गया, x 2 थे उसमें से एक x बाहर आ गया, यानी कितना बच गया अपने पास में, एक x बच गया, माइनस का माइनस। अब 6x वाले में क्या हुआ, x तो बाहर आ गया, अब 2 का भाग दिया 6 में कितना आएगा भाई, 3, यानी ब्रैकेट में बच गया x माइनस 3। अब आगे वाले समीकरण में देखो, जैसे दिया माइनस एक्स प्लस 3, तो ध्यान रखना ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों क्या होने चाहिए भाई, बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो आंख मीच कर डाल दो x माइनस 3, डाल दिया। अब यहाँ पे माइनस का 3 नहीं है, 3 किसका है, प्लस का, लेकिन x किसका है, माइनस का, यानी निशान चेंज करना पड़ेगा। और दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है भाई, कोई कॉमन नहीं आ रही, x वाले के अंदर 3 नहीं है और 3 वाले के अंदर x नहीं है, मतलब दोनों में क्या चीज़ है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। और जब कोई भी पार्ट कॉमन ना आए तो अपने को कॉमन क्या लेना है, एक कॉमन लेना है। एक कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि एक हमेशा दोनों के गुणा में होता ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक की गुणा कर दी x से और एक की गुणा कर दी 3 से, तो मैंने एक को ले लिया बाहर, ठीक है। अब एक को बाहर निकाला तो क्या बचा, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं एक सीधा प्लस का लेता तो ये सेम टू सेम आता ना ब्रैकेट, x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x माइनस 3 दोनों कभी भी मैच नहीं करते, तो मैंने क्या किया, माइनस का एक कॉमन लिया, यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया, x माइनस 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक तो कॉमन पार्ट वाला ब्रैकेट उठाओ, कितना, x माइनस 3, और एक जो आपने कॉमन लिया है वो ब्रैकेट में डालो, कितना, 2x माइनस 1, ये 2x और बीच में कौन है, माइनस 1, तो 2 ब्रैकेट आपके पास में बन गए। अब ऐसा करने के बाद में दोनों को रखना 0 के बराबर और फिर x का मान आपने निकालना है। तो मैं माइनस 1 को इधर ले किसका हो गया, प्लस का 1, और गुणा में 2 इधर ले किसका हो गया, भाग में 2, यानी x की वैल्यू आ गई जी 1/2, और यहाँ पे माइनस का 3 इधर ले किसका हो गया, प्लस का 3, यानी x की वैल्यू आ गई 3। तो x के 2 उत्तर आ गए, कौन सा, एक 1/2 और एक आ गया 3, यानी कि मेरे पास में अल्फा आ गया 1/2 और बीटा आ गया 3, समझे बात। और 2 उत्तर क्यों आए, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है भाई, 2, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको सबसे बड़ी घात देखनी है और उतने उत्तर निकालनी है, ठीक है। तो अब अपने चेक कर लेते हैं कि अपने पास शून्य भी आ चुके हैं, अपने पास गुणांक भी आ चुके हैं, है ना। देखो यहाँ पे शून्य भी अपने पास आ गए हैं और गुणांक भी अपने पास में आ गए हैं। अब कर लेते हैं शून्य व गुणांकों के संबंध की तुलना, ठीक है। तो ध्यान से देखो एक बार, मैं थोड़ा नीचे कर लूँ इसको। तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 3, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया सूत्र के अंदर अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा में अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 3, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 3। अब रह गई जी ए बी सी। तो ए बी सी में क्या होगा, देखो ए बी सी को अगर मैं देखूं तो ए अपना कितना था, एक्स से गुणा में कितना है 2, बी एक्स से गुणा में कितना है -7, और सी कितना है 3, ये भी अपने पास में है। तो वैल्यू पुट करके देखो कि अपना उत्तर सही है कि नहीं, चेक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है भाई, -7 बटा में ए की वैल्यू 2 यहाँ रख दी। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो अपने दोनों यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो 1/2 प्लस 3, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि बटा में संख्या पड़ी और बीच में निशान प्लस या माइनस का, तो आपको याद रहना चाहिए, अपने पिछली क्लासों में करते आए हैं, छोटी क्लासों में करते आए हैं कि भाई अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहला काम क्या याद रखना है, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लिया 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा भाई 2। अब पूछ रहे होंगे सर 1 कहाँ से लगाया, तो आप नॉर्मल बात समझ गए होंगे कि भाई 1 का भाग जब 3 में दोगे तो 3 ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने 1 को क्या कर दिया, भाग में डाल दिया, ठीक है। अब देखो भाई 2 और 1 का लघुत्तम 2। अब लघुत्तम तो हल करना आता होगा आपको, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है बटा वाली, और जो अपने लघुत्तम लेते हैं, तो बटा वाली संख्या का इस लघुत्तम में क्या देना होता है जी, भाग। तो 2 का भाग दिया 2 में, कितना उत्तर आया भाई 1, और जो उत्तर आएगा उसकी गुणा करनी है ऊपर वाले के साथ में, यानी कि नीचे वालों का भाग और जो उत्तर आ रहा है उसके ऊपर वाले से गुणा। तो यहाँ पे 2 का भाग दिया 2 में, कितना आया 1, 1 की गुणा ऊपर वाले से 1 एकम 1, प्लस 1 का भाग दिया 2 में, कितना आया 2, और 2 की गुणा ऊपर वाले से की तो 3 दूनी 6, यानी कितना बन गया 1 और 6 कितने बने भाई 7, बटा में कितना आ गया 2। तो ये भी 7/2, और यहाँ माइनस और माइनस गुणा प्लस, ये भी 7/2, 7/2 7/2 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये अपना पार्ट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा चेक करते हैं अल्फा बीटा वाला।
तो देखो 1/2 गुणा 3 था, तो 3 की गुणा की 1 से कितना है 3/2, और यहाँ आगे भी 3/2, तो ये भी बराबर है भाई। कहने का मतलब क्या है कि अपने दोनों शून्यक जो अपने निकाले हैं वो एकदम सही शून्यक है, तो ये अपने उत्तर की जांच भी हो गई। तो आपकी जो 2.1 चैप्टर है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे सवाल और एग्जाम्पल हैं, आपको उनको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे करना है कि अगर द्विघात समीकरण दी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी कि उसको पहले को सेम, दूसरे को लास्ट वाले को सेम, बीच वाले के टुकड़े करो। कैसे? पहले और लास्ट की गुणा करो और उसको 2 पार्ट में तोड़ो ताकि बीच वाली संख्या आ जाए। तो ऐसा करने के बाद जो अपने पास लाइन आएगी उसमें आपने पहले 2 में कॉमन लेना है, फिर लास्ट 2 में कॉमन लेना है। ऐसा करने से एक ब्रैकेट बिल्कुल सेम बनेगा, एक तो उसको रख लो और एक जो आपने कॉमन लिया उसका ब्रैकेट बना लो। दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर रखो। ऐसा करने पर x के 2 उत्तर आएंगे, उसमें एक को मान लेना अल्फा और दूसरे को मान लेना बीटा। फिर इन फार्मूलों में मान रखना है अल्फा, बीटा और ए बी सी का। अगर ये बराबर आ रहे हैं बिल्कुल, यानी कि आपका उत्तर सही है। अगर बराबर नहीं आ रहे तो आपका उत्तर गलत है। तो ये आपका आ गया जी पहला सवाल, पहला तरीका। अब इसके अंदर क्या है कि 2.1 में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए हैं जिसमें समीकरण है, उसमें कहीं तो x का मान छोड़ दिया, कहीं पर लास्ट वाला अचर पद छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। ठीक है, तो अपने चेक कर लेते हैं कि वो कैसे होंगे। देखो भाई, जैसे ये दिया है 4x² प्लस 8x, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको, अब समझ में आ जाएगा। तो 4x² प्लस 8x बराबर 0। तो इसमें क्या नहीं है भाई, समीकरण आपने दी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है? c वाला पार्ट अपने को नहीं दिया। तो अब कैसे करें? तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सवाल और भी आसान हो गया। बंदा एक कम हुआ तो खाना काफी अपने पास में आराम से खा सकते हैं। तो देखो भाई क्या काम आसान हुआ है। जैसे 4x² प्लस 8x दिया है तो दोनों में कॉमन लो, कितना आ रहा है कॉमन? 4x। दोनों में सीधा कॉमन लेना है, कितना आया? 4 इसमें भी 4 इसमें भी, क्योंकि 4 का भाग 8 में जाता है, और x इसमें भी और x इसमें भी है, तो x बार ले लिया। तो 4x कॉमन आ गया, पीछे कितना बच गया? यहाँ पे 4x² में से 4x कॉमन है, कितना बचा? x, और वहां पे x बार आ गया था, 4 का भाग दिया 8 में, कितना आया? 2। तो 4x ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 बराबर 0। तो अपने दोनों को रख दिया 0 के बराबर। तो पहला उत्तर क्या आएगा भाई? गुणा में 4 इधर जाके भाग में, यानी x का उत्तर कितना आ गया? 0। तो अल्फा कितना आ गया? 0। दूसरा देखो, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, यानी बीटा कितना आ गया? -2। तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। अब अल्फा का मान अल्फा में जगह रखो और बीटा का मान बीटा की जगह रखो। तो अल्फा का मान आया 0 और बीटा का मान आया -2, मैंने रख दिया। देखो भाई, ऐसा करने के बाद में अल्फा का मान 0 रखा, बीटा का मान रखा -2। तो क्या हुआ? बी का मान और ए का मान और सी का मान देखो ध्यान से, कितना कितना आ रहा है अपने पास में। अब ए का मान कितना आया भाई अपने पास में? 4। बी का मान कितना आया भाई अपने पास में? 8। ठीक है, और सी तो अपने पास था ही नहीं, तो क्या मान लिया? 0। तो तीनों की वैल्यू यहाँ पे अपने क्या कर दी? पुट कर दी। तो यहाँ पे सी वाला पार्ट अगर इसमें 0 रखेंगे तो ये सारा सारा क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा का मान रखा तो अल्फा का मान 0 था, और 0 की गुणा की जब माइनस होती है ये भी क्या हो गया? 0। तो ये तो अपना बरोबर आ रहा है। इधर वाला देखो, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। 0 में -2 जोड़े कितने आएंगे भाई? -2 ही आएंगे। ऊपर माइनस का माइनस, बी की मान कितना है भाई? 8 बटा में ए का मान कितना है? 4। तो 4 का भाग दिया 8 में, कितना है? 2, और आगे माइनस वाला माइनस लग गया, यानी कि ये भी क्या आ गया अपना बरोबर पार्ट। तो कहने का मतलब अपने ये भी सवाल क्या हो गया? बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा सवाल आए तो सीधा ही आपने क्या करना है? कॉमन लेना है। अच्छा, अगर सवाल के अंदर x वाला पार्ट ना आते तो क्या करेंगे? अब ये देखो, ये देखो अपने कि अगर सवाल में x वाला पार्ट ना आते, जैसे मान लो ये सवाल आपकी किताब में है t² - 15 बराबर 0, तो क्या करोगे भाई? t² बराबर माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15। ठीक है, अब क्या करना है? स्क्वायर हटाओ, इधर क्या लगेगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट में आपको पता है संख्या दोनों में आती है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो एक माइनस में √15 रख लिया, प्लस में √15, यानी अल्फा का मान -√15 और बीटा का मान √15। अब ए और बी और सी का मान देखो। अब इसमें सी तो है भाई, कौन नहीं है? बी वाला पार्ट नहीं है ना, एक्स वाला पार्ट नहीं, तो बी तो हो गया 0। अच्छा, ए क्या है? एक्स के गुणा में, तो x² तो यहाँ पे नहीं है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे t² लिखा है तो t² के फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे x² लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो t का मान पता है और ना ही अपने को x का मान पता है। और बड़ी बात क्या है कि दोनों की दोनों क्या है? चर राशि हैं। तो यहाँ पे t² गुणा में कौन है भाई? कोई नहीं, मतलब कौन होगा? एक तो सबके गुणा में होता है ना, क्योंकि एक ही गुणा करेंगे t² से कितना आएगा? एक ही t² ही आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? a का मान हो गया 1, और लास्ट वाला c कितना अपना? -15। तो a b c के मान आ गए भाई। अब a b c के मान यहाँ पुट कर दिए।
तो ये बी वाला पार्ट 0 है, तो इधर वाला पार्ट तो सारा 0 हो गया। ठीक है, इधर देखो अल्फा का मान -√15 और बीटा का मान √15, तो माइनस का √15 और प्लस का √15 दोनों ऑप्शन में क्या हो गए, कैंसिल, तो ये भी क्या हो गया, 0। अच्छा, इधर देखो अल्फा बीटा ही गुणा, यानी कि -√15 और √15 ही गुणा, तो ये मैंने पिछले में आपको बताया था जब मैं अप्रीमिया वाला पार्ट करा रहा था कि जब अंडर के अंदर संख्या समान हो, दो अंडर के अंदर गुणा करते तो वो क्या आती है, पूरी की पूरी आती है। कैसे आती है मैंने बता दिया था आपको, घात क्या होती है, आधी, तो आधी और आधी क्या हो जाती है, पूरी। तो -√15 और √15 गुणा क्या आएगा भाई, 15, लेकिन माइनस और प्लस की गुणा क्या आ जाएगी, माइनस, तो ये आ गया -15। इधर सी का मान -15 और ए का मान 1, तो ये भी कितना आ गया, -15। यानी कि ये भी अपना पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एक्स ना दे द्विघात समीकरण में, तो सीधा ही क्या करना है, अंक को दूसरी तरफ ले जाओ और स्क्वायर का क्या बना लो, दूसरी साइड में ले जाके अंडर कर लो। ठीक है, तो दो ब्रैकेट दो मान आएंगे दोनों के, एक प्लस में और एक माइनस में, एक अल्फा हो जाएगा दूसरा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो ये आपका द्विघात समीकरण वाला का पार्ट क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। लेकिन अब तक पड़ा है अपना काम कौन सा, एक सवाल और है आपके 2.1 के अंदर, वो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के अंदर क्या है कि जब आपको शून्यकों का योग व गुणा दोनों दिए हो, जोड़ भी दिया हो और गुणा भी दी हो, तब आप क्या करोगे। देखो कि मान लो सवाल के अंदर आपको दे दिया कि शून्य का जोड़, यानी कि शून्य कौन कौन से थे अपने पास में, एक था अल्फा और दूसरा था बीटा। अब ध्यान से देखो कि अगर एक था अल्फा और एक था बीटा, तो अगर दोनों का जोड़ करें तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, दोनों का गुणा करें तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा। अगर ये दोनों अपने को दिए हो तो द्विघात समीकरण ना दे अपने को, पहले क्या था, द्विघात समीकरण दी थी और क्या निकालना था, शून्यक। अब क्या दिया, अब शून्यक का जोड़ दिया है, शून्यक का गुणा दिया है, आपको क्या निकालनी है, द्विघात समीकरण, यानी बिल्कुल उल्टा काम करना है। देखो तो सूत्र में मान रखना आपने x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब रट्टा तो नहीं मार सकते भाई, ठीक है ना, लेकिन इसकी एक्सप्लेन जो था वो बहुत छोटा सा था और पिछले से थोड़ा मैच कर रहा था, मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको करवा दिया। देखो आपने उत्तर निकाला था किसका, एक्स का, तो एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा। कैसे निकाला था, आपके पास दो ब्रैकेट बने थे एक्स वाले, जैसे मैं ऊपर दिखा दूं थोड़ा सा आपको, थोड़ा यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो ब्रैकेट बनने के नहीं बन रहे, दोनों ब्रैकेटों में आपने क्या किया था, 0 के बराबर लिखा था, फिर आपके पास किसका उत्तर आया था, एक्स का उत्तर। तो मैंने एक्स बराबर माना अल्फा, एक्स बराबर माना बीटा, यानी कि इसको अगर मैं अल्फा को इधर ले आऊँ और इसको भी इधर ले आऊँ तो ये सेम टू सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि मेरे को पहले ऐसा ब्रैकेट बनाना है, तो क्या करो भाई, जैसे यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे इसको बनाया, ब्रैकेट में चेंज किया, तो मैंने एक्स बराबर माना अल्फा और एक्स बराबर माना बीटा, इस अल्फा को इधर लेके किसका हो गया, माइनस का अल्फा, और बीटा को इधर लेके किसका हो गया, माइनस का बीटा। अब द्विघात बहुपद है तो दोनों ब्रैकेटों में क्या किया था अपने, अगर गुणा कर लेते हैं, दोनों की गुणा करके देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा द्विघात, तो एक्स की एक्स से गुणा की कितना आया, x², एक्स की गुणा बीटा से की तो कितना आया, बीटा एक्स। अच्छा, अल्फा की गुणा एक्स से की तो अल्फा एक्स, और अल्फा की गुणा बीटा से की तो अल्फा बीटा। ये गुणा तो करनी आती है ना आपको, ये मैंने, हालांकि अगर नहीं आती तो मैंने पीछे थोड़ा आपको सिखाया भी था रियल नंबर वाले चैप्टर में, इसलिए यहाँ पे दोबारा नहीं बता रहा। लेकिन जिन बच्चों को अभी भी इस गुणा को करने में प्रॉब्लम है, वैसे आपने छोटी क्लासों में की है, अगर फिर भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसका अलग से सबका जोड़ का, घटाव का, गुणा का, भाग का, जो बीजीय व्यंजक का होता है वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। देखो भाई, तो x² का x² आ गया। अब यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो x और x दोनों सेम है, अगर घात समान हो तो संख्या जुड़ जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे इसकी घात x की घात भी 1 है और यहाँ x की घात भी 1 है, तो दोनों ऑप्शन जुड़ सकते हैं। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस की संख्या ये भी और माइनस की संख्या ये भी, और क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो माइनस को और x को रख लिया बाहर, बाकी बीच वालों को क्या कर दिया अपने, जोड़ दिया, तो बन गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में क्या आ गया, अल्फा बीटा। तो ये अपना सेम टू सेम सूत्र बन रहा है, कौन सा, जो मैंने आपको ऊपर बताया, देखो ये रहा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये सूत्र कहाँ से आया, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दिया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया थोड़ा सा दोबारा देख लें इसको, मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि अपना सवाल नहीं है, सवाल अपना आगे है। तो ये सूत्र आपको या तो याद रख लें, अगर याद नहीं रहता तो आप इस तरीके से इस सूत्र को निकाल सकते हैं। देखो भाई, तो अपने को दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/2 और अल्फा बीटा बराबर 3/2, जिससे मान लो कि ये अपने को दो चीज दे दी, अल्फा और बीटा का जोड़ दे दिया और अल्फा और बीटा दे दिया। तो क्या करना है, देखो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे समीकरण जो अपने को द्विघात समीकरण बनाने की जो समीकरण है वो मैंने लिख ली, कौन सी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ मैं, x² का तो x² ही आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई,
7/2, तो 7/2 लिख लिया, x गुणा में तो x लिख लिया, अल्फा बीटा कितना है 3/2, तो इसको 3/2 लिख दिया, बराबर कितना आ गया 0। अब नीचे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि बटा में रकम हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम कितना है अभी 2 2 1 का कितना आएगा 2, लघुत्तम जानते हो ना एलसीएम, ऐसे भी निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना चाहे, और चाहे सीधा आप देख लेना कि दोनों के तीनों के पहाड़े कहाँ मिलते हैं, तो इसका लघुत्तम आ गया अभी 2। अब मैं डायरेक्ट आपको करा रहा हूँ इसका, 1 का भाग दिया 2 में कितना है 2, 2 की गुणा ऊपर वाले से कितना है 2x², 2 का भाग दिया 2 में कितना है 1, 1 की गुणा ऊपर वाले से कितना है 7x, अच्छा 2 का भाग 2 में दिया कितना है 1, 1 की गुणा ऊपर वाले से कितना है 3 एकम 3, तो अपने पास समीकरण बन गई 2x² माइनस 7x प्लस 3/2, तो बटा में 2 इसको इधर लेके इसमें हो गया गुणा में, और गुणा में जब 0 से गुणा होगा कितना आएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण कैसी है ये भाई, सबसे बड़ी घात कितनी है 2x² माइनस 7x प्लस 3 में x की बड़ी घात कितनी है 2, यानी कि इसकी समीकरण आ गई अपने पास में द्विघात बहुपद का एक समीकरण अपने पास में आ चुका है। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन है 3.1 का। ठीक है, अब देखते हैं आगे, एक और एग्जांपल मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 0 हो तो क्या करोगे, तो फॉर्मूला अपना सेम, x² का x², अल्फा प्लस बीटा कितना रखा -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितना रख दी 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, छोड़ दो, कितना बच गया x² का x² माइनस और माइनस से गुणा प्लस, और कितना आ गया 2 की गुणा x से की तो कितना है 2x, तो ये अपनी समीकरण आ गई। अब देखो ये भी द्विघात है, इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, सी वाला पार्ट नहीं है, समझ में आ रही है ना बात आपको, तो है तो द्विघात ही ना, क्यों सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, तो ये होगा द्विघात बहुपद। तो ऐसे आप द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बता सकते हैं। देखो जैसे अपने ऊपर पहला क्वेश्चन किया था, इसके शून्य कितने आए थे 1/2 और 3, और इनका जोड़ किया था अपने, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना था जोड़ 7/2 और अल्फा बीटा कितना था 3/2, और इसी सवाल से मैंने क्या किया वो समीकरण वापस बनाई है आपकी, देखो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 7/2 और अल्फा बीटा का मान 3/2, और समीकरण क्या आई अपने पास में, ऐसा करने से 2x² माइनस 7x प्लस 3, तो वही देखो ऊपर सेम टू सेम 2x² माइनस 7x प्लस 3, समझ में आ गया होगा। आप इसको वापिस उत्तर निकाल कर वैसे वापस उसको ले जा सकते हैं, तो आपकी ये ट्रिक बिल्कुल काम कर जाएगी। तो ये पूरा 2.1 का जो चैप्टर है ये मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे ही अपने आगे की ओर बढ़ेंगे, अब अपने बात यानी कि आगे की ओर बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बहुपद पर विभाजन एल्गोरिथम, जो कलन विधि है, यानी कि भाग कैसे देते हैं बहुपद वाली संख्याओं का। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये आपकी 3.2 चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको करवाने को तो मेरा यार ये मन था कि मैं आपको सारा का सारा ये जो पार्ट है करवा दूं कंप्लीट, लेकिन मैं करवा नहीं रहा, क्योंकि मेरे को पता कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाने वाला है, और आपका वर्क है जो होमवर्क है जो बच्चे साथ साथ कर रहे हैं वो होमवर्क भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अपने इसको थोड़े थोड़े पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्या किया भाई, देखो एक बहुपद में अपने इसमें सिर्फ मैं 3.2 तक आपको करवाऊंगा, आगे जो विधियां हैं समीकरण को हल करने की वो अपने अगले पार्ट में ले लेंगे, तो सिर्फ लास्ट पार्ट में आपको करवा दूं 3.2 वाला, इसमें कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। यानी कि आप कब तक भाग दोगे, सिर्फ यहाँ तो आपने एक बहुपद का भाग दूसरे में दिया तो आपका शेषफल आ गया जी 0, क्या आ गया 0, और यहाँ फिर क्या हुआ कि जो शेषफल की घात थी वो भाजक की घात से क्या हो गई कम। जैसे मान लो एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, ये एग्जाम्पल लिया कि 24 में अपने भाग देना जी 8 का, एक बात है 8 का भाग देना, ठीक है, या मान लो मैं 8 ना लेके यहाँ पे 8 का तो पूरा पूरा हजार 7 लिख लिया, तो 7 का भाग दिया 107 2 3 7 21, 3 पर गया 3 7 21, तो कितना शेषफल आया 24 में से 21 के कितने बचे 3। अब देखो अभी 3 बढ़ा के 7 बढ़ा, तो 7 बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि अब अपना भाग क्या होगा, अपने को रोकना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल की जो संख्या है वो भाजक वाली संख्या से क्या आ गई, छोटी आ गई। ऐसी आपने इसमें देखना है कि जब भाग करोगे तो अगर भाजक की जो घात है वो शेषफल की घात से कम आ जाए तो भाग को रोक देना, वहीं पे आप क्या लिखना, सीधा भागफल और शेषफल लिख देना। ठीक है, और यहाँ फिर क्या होगा, शेषफल क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तब अपने भाग को रोकते रोकते ये आपको पहले से पता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर हो जाएगा, मैं आपको 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा इसके ऊपर आसान से, ताकि आपका इसका ये मैटर है वो क्लियर हो जाए। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 1, तो पहले एग्जाम्पल में क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया है gx इक्वल टू 1 + 2x + x² और fx दिया है आपको 3x की घात 3 + x² + 2x + 5,
यानी कि आपको दो बहुपद आपको दे दिए और आपको बताना है कि जो जी एक्स है वो एफ एक्स का एक गुणनखंड है। कहने का मतलब क्या है कि है या नहीं ये चेक करना है, यानी कि जी एक्स का जो भाग है अपने को किसमें देना है, एफ एक्स में देना है। ठीक है, तो सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसा भाग आ रहा है ना, ये वो तो हम अपने को तो दूसरे वाले नहीं आ रहे, जब मैं ये कैसे करें। देखो भाई अगर दूसरे वाले नहीं भी आ रहे तो भी ये हो जाएंगे, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पे सवाल करते वक्त। और दूसरे वाले अगर नहीं आ रहे तो मेरे को कमेंट में डाल देना, वो अपने बेसिक पार्ट के अंदर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, जब छोटे बच्चों की क्लासों का मैं सिलेबस यहाँ पे डालूंगा तब आपको करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो भाई कि जैसे ही भाग दिया 1 + 2x + x² का, अब थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे मैं x 1 + 2x + x² को ऐसे लिख रहा हूँ x² + 2x + 1। क्यों लिखना है, क्योंकि अगर कैसी भी संख्या आपको दे दे बहुपद की, आपका लिखने का तरीका यही होना चाहिए हर बार, तभी सवाल आपका सही होगा, आसान होगा। वो ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले लिखना है सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जैसे मान लो ये भाजक वाला है, सबसे बड़ी घात 3, फिर 2, फिर 1 और फिर संख्या। तो यही तरीका आपने रखना है। ठीक है, सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर अचर पद। ठीक है, तो देखो भाग स्टार्ट करते वक्त आप ध्यान रखना, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप पूरा ध्यान रखोगे तो आपको ये फर्स्ट बार में समझ आ जाएगा। देखो भाई जैसे x² दिया है, आपने कुछ भी नहीं देखना, कितना ही बड़ा भाग हो कोई मतलब नहीं है, अपने को देखना सिर्फ फर्स्ट अक्षर, भाज्य का फर्स्ट और भाजक का फर्स्ट। तो ये कितना है x² और ये कितना है 3x3। तो दोनों में देखो फर्क कितना है, तो यहाँ पे x कितने 2 और यहाँ कितने x3, तो कितने x कम हो गए भाई, 1x कम हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या था 3 और है, तो यानी कि अगर इस संख्या को अपने 3x3 बनाना है तो इसके साथ में अपने को ये दो चीजें और ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी, 3x, क्योंकि यहाँ पे 3x क्या है, कम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको हर बार पहला पहला अक्षर बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इसको इक्वल करने के लिए क्या किया, इसमें 3x की क्या कर दी, गुणा कर दी। तो देखो भी x² थे, यहाँ x थे 3, तो यहाँ आपने क्या ले लिया 1x, और यहाँ पे 3 और थे तो 3 साथ में ले लिया, तो कितना आ गया अपने पास में 3x। तो संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी होगी। तो 3 और x² और x की गुणा कितनी होगी, x3। तो इसके नीचे लिख दिया 3x3। अब क्या करना है, जो आपके पास ऐसा लिखने पर उत्तर आएगा, यानी अपना पास उत्तर कितना आया 3x। अब 3x की गुणा क्या करनी है, जितने भी अक्षर हैं आगे उन सबसे करनी है। तो देखो 3x की गुणा की 2x से, तो कितना आया 3 दूनी 6, x कितने हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए 2, तो हो गया 6x²। फिर देखो 3x की गुणा 1 से कितना आ गया 3x। समझे बात, यानी कि पहले अक्षर को बराबर करना है और पहले को बराबर करने के बाद में जो इसका आंसर आएगा उस आंसर की गुणा जो आगे संख्या उन दोनों से करनी है, वो दोनों अपने यहाँ लिखने नीचे। अब थोड़ा साफ कर लें इसको, देखो समझ में आ गई कहानी आपको। अब अपने पास ये संख्या आ गई, अब करना क्या, पहली संख्या बराबर क्यों की, इसका कारण क्या, इसका कारण है कि अपने जो भाग करेंगे तो अपने हर बार एक एक स्टेप को कैंसिल करते चलेंगे और लास्ट तक सारे स्टेप कैंसिल हो जाएंगे और अपना उत्तर आ जाएगा। तो पहले पहले स्टेप को कैंसिल करने के लिए अपने संख्या को बराबर किया। अब देखो कैंसिल कब होगा, देखो 3x3 और 3x3 ये तो जुड़ रहे हैं भाई, ये तो कैंसिल नहीं होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों के निशान बिल्कुल सेम आ जाए तो आपने निशान क्या करने हैं, चेंज कर देना। यानी कि अगर प्लस का है तो क्या कर दो माइनस, अगर माइनस का है तो क्या कर दो प्लस। अब देखो ध्यान से कब करने हैं, जब निशान दोनों के बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, या तो दोनों प्लस प्लस आ रहे हैं या दोनों माइनस माइनस आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3x दोनों क्या आ रही थी, प्लस प्लस की, तो निशान अपने कर दिए चेंज। कैसे भाई, देखो 3x नीचे वाले लिख दिया, प्लस का था माइनस का, तो अगर इसको प्लस का माइनस के तो नीचे वाले सारे चेंज होंगे। देखो ये भी प्लस का, ये भी माइनस, ये प्लस का, ये भी माइनस। अब देखो 3x3 में 3x3 गए तो ये कैंसिल हो गया ना पहला स्टेप। तो अपने को हर बार पहला स्टेप कैंसिल करना है। ठीक है, अब बाकी जो बच गया लिख लो। तो ये देखो अब 6x² किसके हैं भाई, प्लस के नहीं है, निशान चेंज कर दिए, किसके हैं माइनस के। तो माइनस के 6x² और प्लस के x², कितने बचेंगे माइनस के 5x²। अच्छा फिर माइनस के 3x और प्लस के 2x, तो कितने बचेंगे माइनस के x, और कितना बच गया प्लस का 5। अब अपने पास ये संख्या बच गई। अब फिर वो स्टेप क्या करना है, पहली पहली संख्या को बराबर करना है। तो यहाँ पे x² और यहाँ भी x² थी तो बराबर है, क्या नहीं इसके अंदर, सिर्फ -5 नहीं है, तो अपने यहाँ पे लगा लिया -5। ठीक है भाई, तो अब -5 अपने पास उत्तर आया, तो पहली संख्या बराबर आ गई। तो क्या करना है, -5 जो भी उत्तर है गुणा किससे करनी है, आगे वाले अक्षरों से। तो आगे वाले अक्षरों से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10x और 5 एकम 5, तो ये अपने पास संख्या आ गई। अब देखो ध्यान से क्या करना है, तो अपने पास माइनस का 5x², माइनस के 10x और माइनस के 5। तो हर बार की तरह अपने क्या करना है, निशान चेक करने पहले।
तो ये माइनस का है, ये भी क्या है माइनस का, तो निशान बिल्कुल एक जैसे, तो क्या करेंगे चिन्ह भाई चेंज करेंगे। तो ये माइनस का हो गया प्लस, ये माइनस का हो गया प्लस, और ये माइनस का हो गया प्लस, तो तीनों प्लस के हो गए। अब देखो माइनस के 5x² और प्लस के 5x² कैंसिल, तो दूसरा स्टेप भी कैंसिल हो गया ना। अब बाकी जो बच गया उतार लो नीचे, तो प्लस के 10x और माइनस के x कितने बचेंगे, प्लस के 9x, प्लस के 5 और प्लस के 5 प्लस के कितने बचेंगे 10। अब ध्यान से देखो कि नीचे जो अपने पास संख्या है ये फिर भाग देना है, लेकिन यहाँ पे x की घात कितनी है भाई 1, और यहाँ पे कितनी है 2, तो घात छोटी होगी ना, यहाँ पे x की घात छोटी होगी, तो अपने को भाग यहीं पे ही रोक देना है। तो मैंने आपको दो कंडीशनें बताई थी, अगर यहाँ तो शेषफल 0 आ जाए, या फिर भाग जो शेषफल की घात है वो भागफल की घात से क्या, सॉरी भाजक की घात से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो अपना भाग यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि अपना भागफल कितना आया भाई 3x-5, और शेषफल कितना आया 9x+2। तो कहने का मतलब क्या है कि इस संख्या में कोई ना कोई शेषफल जरूर बच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सवाल है ये gx जो है ये इस fx का क्या है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, समझे बात कि नहीं आई। एक सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ये अपने छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं। अगर आपको डाउट हो तो ये इसमें उत्तर डाल के आप चेक कर सकते हैं। देखो भाज्य कितना है 3x3 प्लस x² प्लस 2x+5, भाज्य कितना है x² प्लस 2x+5, और भागफल कितना है 3x-5, और शेषफल कितना है 9x+10। अब देखो भाई इसको थोड़ा सही कर लेते हैं अपने, यहाँ देखो मैंने चेक किया उत्तर को कि मेरा उत्तर सही है कि नहीं, तो यहाँ रख दिया भाज्य। अब जो भाजक अपने पास था x² प्लस 2x+1, भागफल अपना आया था 3x-5, और शेषफल अपना आया था 9x+10। इन दोनों की गुणा की तो कितना है अपने पास में। अब गुणा करनी मैंने आपको पीछे द्विघात बहुपद में थोड़ा सिखा दिया है, अगर नहीं आता तो क्या करना है, प्रत्येक अक्षरी गुणा प्रत्येक से करनी है, वास्तविक वाले के अंदर थी और यहाँ भी है। तो पहले 3x गुणा x² से की कितना आया 3x3, फिर 3x गुणा 2x से की 3 दूनी 6x², फिर 3x गुणा 1 से की कितना आया 3x। अब 5 गुणा करो, 5 गुणा x² से की 5x², 5 गुणा 2x से की 10x, और 5 गुणा 1 से की तो कितना आया 5, बाकी कितना बच गया 9x+10। अब जो जुड़ रहा है जोड़ लो, घट रहा है वो घटा दो। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि संख्या वही जुड़ेगी और वही घटेगी जिसकी घात बराबर हो। अब देखो भाई 3x की घात 3, तो x की घात 3 कोई और है नहीं है, तो इसको वैसे का वैसे लिख दिया। x² देखो x² कितना, एक तो 6x² है, एक 5x² है, और तो कोई नहीं है ना। ठीक है, अब 6 किसके हैं भाई प्लस के, 5 किसके हैं माइनस के, तो क्या हुआ 6 में से 5 के कितने बचे भाई 1, यानी कितना आ गया x² आ गया अपने पास में 1x²। अच्छा अब x वाले देखो 3x है, 10 भी x है और 9 भी x है, तो तीनों को जोड़ लो, तो प्लस से कितने हैं भाई प्लस के 3 और प्लस के 9, प्लस से कितने हो गए 12, और माइनस से कितने हैं 10, तो 12 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है। कितने ज्यादा है अभी प्लस के 2 ज्यादा है, तो लिख लिया प्लस के 2x, और लास्ट में बच गया अपने पास में संख्या। तो संख्या देखो भाई एक तो ये -5 है और एक ये +10 है, तो प्लस के 10 और माइनस के 5 कितने बचेंगे प्लस के 5, तो अपने पास उत्तर आ गया ये। तो यानी कि ये और ये दोनों के आपस में थोड़ा चेक करवा दूं बड़ा करके, देखो ये और ये रकम क्या आ गई बिल्कुल बराबर, यानी कि भाज्य किसके बराबर आ गया, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो कहने का मतलब क्या उत्तर अपना बिल्कुल सही है। देखो एक बार और बता दूं कैसे करना है। अगर भाग करने बैठे हो तो हर बार क्या करना है, पहले संख्या को बड़ी घात से छोटी घात की तरफ लिखना है। जैसे मान लो यहाँ लिखा था x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस x² gx में, तो इसको आपने लिखा x² प्लस 2x प्लस 1। ऐसा करने के बाद जब आपने ऐसा लिख लिया तो सिर्फ आपने हर बार क्या करना है, पहला पहला अक्षर चेक करना है, पहले को बराबर करना है, जितना बराबर करने पर उत्तर आएगा उसकी गुणा करनी है आगे वाले दोनों से। जो भी संख्या आ गई फिर अपने पहले के निशान चेक करने हैं, अगर निशान दोनों एक जैसे हैं यानी कि दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं तो निशान को क्या करना है बदलना है, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो बदलने की जरूरत नहीं है, फिर नहीं बदलोगे ध्यान रखना। अगर आपने बदला क्यों, क्योंकि निशान एक जैसे थे तो कटेंगे नहीं, या तो जुड़ जाएंगे या फिर माइनस की संख्या आ जाएगी। इसको काटने के लिए अपने क्या कर दिया, निशान कर दिया अलग अलग। तो हर बार अपना एक स्टेप इस तरीके से कटेगा, बाकी जो बचेगा अपने लिखेंगे। फिर वही तरीका, पहले को बराबर करना है, जो उत्तर आएगा आगे वाले से गुणा, फिर वही तरीका, निशान अगर एक जैसे तो चेंज करने हैं। ऐसा कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, या फिर ये जो शेषफल की जो x की घात है वो इस भाजक से क्या हो जाए, छोटी ना हो जाए। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। चेक करने के लिए मैंने आपको नीचे वाला सूत्र बता दिया है, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कर सकते हो। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं अपने, एक और एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसे। देखो भाई जैसे ये दिया है, मैंने 3x² -5 का भाग दिया 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3। ठीक है, इसके अंदर सारे के अंदर देखो भाई, तो पहले पहले संख्या बराबर करो। क्या कम दिख रहा है आपको,
3 तो पूरा है, x कितने हैं 2 और यहाँ x कितने हैं 4, तो कितने x चाहिए अपने को 2, तो भाई पहली संख्या पूरी हो गई। ठीक है, अब जो उत्तर है उसी गुणा करनी है आगे वाले से। आगे कितने अक्षर है, एक ही अक्षर है तो एक से गुणा कर दो, कितना है 5 गुणा किया x स्क्वायर से कितना आया 5x स्क्वायर, तो कंप्लीट हो गया। अब निशान देखो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो निशान क्या करने पड़ेंगे चेंज, इसको भी माइनस से कर दिया, इसको भी माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया कैंसल, क्या बच गया 6x की घात 3 नीचे आ गई, प्लस के 5x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर कितना आएंगे प्लस के 3x स्क्वायर, माइनस का 10x माइनस के 5, ये संख्या सारी की सारी अपने नीचे उतार ली। अब फिर वही तरीका, पहले को बराबर करना है भाई, क्या कम दिख रहा है देखो, यहाँ 3 है यहाँ कितने हैं 6, तो कितने कम दिखे 2, 3 दूनी 6, यहाँ x 2 थे यहाँ x कितने हैं 3, तो कितना कम दिखा 1x, तो ये उत्तर आ गया 2x। अब 2x गुणा आगे वाले से, तो 5 दूनी कितना आया भाई 10x। ठीक है, अब फिर उतारो 6x की घात 3, ये दोनों और ये 6x की घात दोनों किसकी हैं प्लस की, तो निशान करना पड़ेगा चेंज, ये भी माइनस का कर दिया और ये माइनस का था किसका हो गया प्लस का, तो ये फिर हो गया कैंसिल। अब रकम फिर नीचे उतार लो, 3x का 3x स्क्वायर आ गया, प्लस के 10x और माइनस के 10x ये भी कैंसिल हो गए, क्या बच गया माइनस का 5। अब देखो ये और ये रकम क्या बिल्कुल सेम, यहाँ मैं वैसे ही बात करूं पहले जैसी, तो क्या होगा कि 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर मुझे दिख रहा है क्या दोनों बराबर हैं, तो कॉमन क्या आएगा कुछ भी नहीं आ रहा, यानी क्या आएगा एक ही गुणा कर सकते हैं, तो अपने ले लिया प्लस एक ही गुणा आगे वाले से कितना आया 5 एकम 5, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। निशान फिर एक जैसे हैं, तो देखो थोड़ा सा कर दूं से, ये प्लस के दोनों प्लस के हैं, तो क्या हुआ भाई नीचे वाले निशान कर दिए चेंज, तो 3x स्क्वायर प्लस का माइनस का 5 क्या हो गया प्लस का, तो ये प्लस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर कैंसल, ये प्लस का 5 और ये माइनस का 5 ये भी कैंसिल, तो कितना शेषफल आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया तो सवाल क्या हो गया अपना खत्म, शेषफल 0 आने पर क्या हुआ शेषफल तो 0 और भागफल कितना है अभी अपना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब शेषफल 0 आएगा इसका मतलब क्या है कि जो ये 3x स्क्वायर माइनस 5 था ये इस समीकरण का यानी इस बहुपद का क्या है एक गुणखंड है। समझा रही बात, जब शेषफल 0 आ जाए तो गुणखंड है, पीछे वाले में क्या था शेषफल 0 नहीं आया था तो गुणखंड नहीं था। तो मैंने आपको भाग करने का दोनों तरीका बता दिया है, क्या करना भी आपने पहला संख्या बराबर करनी है, जो उत्तर आएगा उसकी गुणा करनी है भाजक के बचे हुए बाकी अक्षरों से, उसके बाद पहले अक्षर के निशान चेक करने हैं, अगर एक जैसे हैं तो चेंज करने हैं, फिर क्या होगा पहला अक्षर कट जाएगा बाकी जो बचेगा सेम टू सेम उतार लेना, उसके बाद में दोबारा वही स्टेप करना है अपने को, और कब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना जाए या फिर शेषफल की घात भाजक से कम ना जाए। तो सिंपल कंसेप्ट है, आपको हर बार करना है। उत्तर की जांच के लिए मैंने आपको ऊपर फार्मूला बता दिया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसके बाद में जो अपना आने वाला है, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अगले स्टेप में करवाऊंगा, क्योंकि अब तक अपने बहुत सारा काम इस चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है ये, तो आराम से करते हुए चलेंगे। तो आगे जो द्विघात समीकरण का जो हल ज्ञात करने की विधियां हैं, तो अपने इस किताब के अंदर 3 प्रकार की विधियां हैं, एक तो आपकी गुणखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक द्विघाती सूत्र विधि। इन तीनों विधियों को कैसे हल करते हैं ठीक है वो अपने करेंगे अगले भाग के अंदर। तब तक आप अपने जो किताब है जो आपकी 10वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक है उसमें जितने एग्जाम्पल जितने क्वेश्चन हैं 3.1 व 3.2 के, ठीक है सिर्फ वो छोड़ देना जो आपको लगे कि हमें समझ आए नहीं है, क्योंकि काफी टफ सवाल है, 2 क्वेश्चन हैं टफ ऐसे, तो वो मैंने एक बार नहीं करवाया आपको। ठीक है, तो सिर्फ उनको छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं वो कीजिए, यानी कि जो मैंने करवाए हैं ऊपर उनके जैसे जितने क्वेश्चन है वो सारे कीजिए। उनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जैसे अगली वीडियो अपने बनाएंगे उसमें आपको सोल्यूशन, डाउट वाली वीडियो के अंदर मैं आपका इसका सारा का सारा सोल्यूशन कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है सबके सब साथ साथ कर रहे हो। तो थैंक यू आप सभी का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें, ताकि जितने भी बच्चे अपने दूसरे हैं 10वीं कक्षा के या कोई और भी जिनके, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सबके लिए समान रूप से काम कर रहा है, हर क्लास के लिए उपयोगी है, तो वो बच्चे भी इनको इस वीडियो को देख सकें, उनको भी थोड़ी हेल्प हो सके। ठीक है, तो धन्यवाद।